नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो घटना चक्र जो है बिहार दरोगा के लिए इसने डेडिकेटली बुक निकाली है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो बिहार दरोगा के पीटी जो होना है 2021 में, जो शेड्यूल्ड है, अभी डेट आना बाकी है, इसके लिए ही डेडिकेटली इसने बुक निकाला है घटना चक्र। ठीक है, इसका हमने 6 सेट तक कंप्लीट करवा दिया है। 6 सेट हमने कंप्लीट करवाया। आज हम देखेंगे सेट नंबर 7 और ये पॉलिटी के सेक्शन से होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत ही डिमांड आ रहा था और हमारा बीच में थोड़ा सा ये सेट होल्ड में भी चला गया था किन्हीं कारणों से, अब लेकिन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आ गए अपने अपने सेट के ऊपर, जिसमें आज हम देखेंगे अनुच्छेद एक दृष्टि, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम रेलेवेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं लगभग 90% प्लस, उन्हीं को आज हम यहाँ कवर करेंगे। ध्यान देने वाली एक बात और भी है कि ये जो चीज है ये 2 सेट में चलेगा। आज एक सेट आपके सामने मिल रहा है और एक सेट और आएगा, मे बी ये कल आ जाए। ठीक है, तो 2 सेट में ये प्रॉपर जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको कवर किया जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 सेट में मैं लेके आऊंगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेट। आर्टिकल 1 देखते हैं। आर्टिकल 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1 से ही रिलेटेड है सारे। जो संघ का नाम है यानी यूनियन टेरिटरीज के जो नाम, और राज्य यानी स्टेट के जो एरिया है, वो सारे आर्टिकल 1 से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। कोई भी नया राज्य की स्थापना करना हो या प्रवेश करना हो। प्रवेश से क्या मतलब है, आप ये भी समझें। मान लो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और इंडिया ने अपना जो इंडिया का जो डिसाइडर बॉर्डर है, वहां से मान लो 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर आगे का एरिया सारा जीत लिया और इंडिया के कब्जा में वो आ गया। तो अब इंडिया के जब कब्जा में वो सारा आ गया तो इंडिया तो अपने एरिया में उसको मिलाएगा। तो वो जो एरिया, जो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का एरिया जो वो इंडिया अपने कब्जा में लिया है, उसको जो मिलाएगा, उसी को जो है मिलाने का जो सारा प्रावधान है आर्टिकल 2 के तहत ही ये सारा डिसाइडर होगा। आर्टिकल 3 देखते हैं क्या है? नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यहां साफ साफ कह दिया है कि अब जैसे देखो, आर्टिकल 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, या स्थापना, ये तो 2 में हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेगा, जब इसका प्रक्रिया बढ़ेगा, जब आर्टिकल 3 की ओर जब ये बढ़ेगा, तो फिर नए राज्यों का निर्माण यहाँ हो गया। अब वो प्रवेश तो करा लिया गया है, ठीक है, हमारे इंडियन रीजन में, या जो भी है नया स्टेट जो है, मान लो जब साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ तो प्रपोजल जो है विधानसभा में पास हो गया। लेकिन अब जो है ये निर्माण प्रक्रिया, ये सारा आर्टिकल 3 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और नए राज्यों का निर्माण इसके तहत किया जाएगा, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये आर्टिकल 3 के तहत ही उसका नया नाम झारखंड रखा गया, उसका एरिया डिसाइड किया गया कि वो कितने दूर में होगा। ठीक है, ये सारा आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ, ये समझें। ये तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये सारी चीजें जो इसी में होगा। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया ना, तो ये सारा आर्टिकल 3 के तहत ही होता है, ध्यान रखें इस बात को। अब देखिए, बहुत लोग अभी चै पे करेंगे, तो प्लीज चै पे ना करें। आप बोलेंगे 4 तो सर गायब हो गया, 3 के बाद सीधा 5 आ गया। यहां वही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं जो एग्जाम रेलेवेंट हैं, तो प्लीज पार्डन मी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर ऐसा कुछ गलती होता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दे जरा। आर्टिकल 5 देखते हैं। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अब देखिए, आर्टिकल 5 में साफ साफ कहा गया है, जब आया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब आर्टिकल बना, सॉरी, संविधान जब बना, ठीक है, 1947 में जो संविधान बना, तो उस समय जो इंडिया में लोग रह गए थे, तो उस समय से जो नागरिकता है, उस समय जो सिटीजनशिप है, उस टाइम की ये बातें करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 14 बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, यहां देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार, इससे मतलब क्या है? मतलब कानून के सामने सब एक बराबर है। ये फिल्म में बहुत बारी आपने डायलॉग ये सुना होगा कि कानून के सामने कोई भूखा नंगा, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। मूवी बहुत सुना होगा। तो एक्चुअली ये आर्टिकल 14 का ही उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा गया है, कोई भी मंत्री हो, ठीक है, जज हो, उसके बाद या फिर नेता हो, ठीक है, पैसे वाला हो, ब्यूरोक्रेट हो, आम आदमी हो, भूखा हो, नंगा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सभी के सभी कानून के सामने बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 ही हमें बोलता है कि विधि के समक्ष सब एक जैसे हैं, सभी को समता का अधिकार आर्टिकल 14 प्रदान करता है। आर्टिकल 15 देखते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अब बात यहां यह है कि अब मान लो जो राजमाता सिंधिया हैं, उनका जो लड़का है, ठीक है,
अब ऐसा है कि देखिए उनका जो लड़का है वो राजमाता है, ठीक है, वो महारानी है, उनका जो लड़का है वो तो हेरिडेटरी है, वो तो ऑटोमेटिक है कि वो भी राजा ही बनेगा। बात यहाँ ये नहीं हो रही है, वो उनका इंटरनल मामला है। अब यहाँ ये ना बोल देंगे कि ऐसा ऐसा होता है तो ये भी प्रतिषेध होना चाहिए इसका, नहीं, यहाँ देश से रिलेटेड बात है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, समझे बात को, कोई आईएएस है तो वो अपने बेटे को आईएएस सही नहीं बना देगा भाई, पूरा पूरा प्रोसीजर उसको ही फॉलो करना होगा। एक आईएएस जैसे पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, फिर जाके वो आईएएस बना, उसके लड़के को भी ये सारी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, समझ जाए बात को। अब यहाँ आप बात बोलेंगे कि सर जो पीएम होते हैं जैसे हमारे कांग्रेस वाले भाई साहब, कांग्रेस वाले हैं उनमें तो हेरिडेटरी ही चल रहा है, ठीक है, पप्पा थे, उसके बाद बेटा आया, बेटा के बाद फिर उसकी वाइफ आ गई, अब वाइफ के बाद जो है मतलब जो है सो मतलब सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर हटा के फिर सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो देखिए वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ ये है, समझ जाए बात को, अगर मान लो सोनिया गांधी पीएम है, ठीक है, और राहुल गांधी भी नेक्स्ट टर्म में इनको भी ये उम्मीदवार में खड़ा कर दी पीएम, तो यहाँ ये समझें ये जो है वोटिंग के थ्रू इनको जब तक मत नहीं मिलेगा ये पीएम नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हेरिडेटरी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो क्या है लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र में यानी कि लोगों का ये मन है कि ये पीएम बने तो वो बन जाएंगे, लेकिन कोई अगर चाहेगा, अगर हम मान लीजिए हम अगर आईएएस ऑफिसर है और हम चाहेंगे अपने बेटे को आईएएस बना दे तो वो पॉसिबल नहीं है। यही बात हो रही है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाए, कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16। क्या बोला जा रहा है, देखिए अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। लोक नियोजन यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होंगी उसमें सभी के लिए एक बराबर समानता और अवसर दिए जाएंगे, यहां पे साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 16 में। 17 नंबर क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत, इन सब का अंत आर्टिकल 17 से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब अब जैसे देखिए ध्यान दें, अब जैसे लोकमान्य तिलक, ठीक है, तो लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। महात्मा गांधी या क्या बोलते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी उपाधि हैं। तो यहाँ जो है कोई भी अपने आप उपाधि नहीं ले सकता है या गवर्नमेंट जो है इनको उपाधि नहीं देगी। साफ साफ यहाँ आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि कोई भी अगर ऐसे हैं जो अपने आप राजा लगा लिए या कुछ लगा लिए, वो लोग नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस गवर्नमेंट उनको ऑफिशियली कोई भी उपाधि ना दे, ठीक है। तो समझ जाए बात को, यहाँ उपाधियों का अंत साफ साफ कर दिया गया है। 18 नंबर आर्टिकल ये इसकी बात करता है। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखिए इसी के तहत ना सारा फंडा होता है और सारा का सारा अभी तामझाम और लबड़ झबड़ जो सुने हैं ना अभी रिसेंटली टाइम में, ये सब इसी के तहत हुआ है, ठीक है। बोलने की आज़ादी, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, फलना की आज़ादी, घंटा इसी के तहत है सब, समझे। और बोलने की आज़ादी कुछ नहीं है, मतलब बोलने की आज़ादी के नाम पे लोग जो है ना लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा अकड़हर कर देते हैं। बात यहाँ ये है, देखिए वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। देखिए वाक स्वतंत्रता मतलब क्या, बोलने की आज़ादी, यही है वो। इसी के वजह से सारा नौटंकी होता है कि हमको बोलने की आज़ादी है तो हम पीएम को जो है गाली दे देंगे, प्रेसिडेंट को गाली दे देंगे, तो यहाँ ये बात है, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे देंगे, ठीक है, संसद को हम गाली दे देंगे, मतलब यहाँ पे ये हमको बोलने की आज़ादी है। तो आर्टिकल 19 का बहुत ज़्यादा मिसयूज अभी रिसेंट टाइम में किया जा रहा है और होता रहा है, ठीक है। विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, अब यहाँ विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण मतलब क्या, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर उनका जो है स्पेशलाइज्ड कंट्रोल है। बात यहाँ समझें, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 20 देखते हैं, क्या है आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अगर आप देखिए, अब यहाँ समझिए अनुच्छेद 20 में कहा जाता है अगर कोई अपराधी है, ठीक है, अगर कोई भी ABCD मान लो रमेश जो है उसको अरेस्ट किया गया मर्डर के इल्जाम में, ठीक है, तो उसके ऊपर जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक कोर्ट में सारे प्रूफ एविडेंस नहीं सबमिट हो जाते हैं, उसको दोषी नहीं सिद्ध कर दिया जाता है, तब तक उसको प्रॉपर पूरा संरक्षण दिया जाएगा और वो अपना संरक्षण का मांग कर सकता है
किसके तहत? आर्टिकल 20 के तहत। तो यहीं पे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बात यहां समझ जाइए, ठीक है। तो जब उस पर दोष सिद्ध हो जाएगा तभी उसको सजा मिलेगी या कुछ भी होगा। वैसे अगर जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अगर पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस उसको जो है बिल्कुल उसको ठीक से रखना होगा। कस्टडी में अगर पुलिस उसको, अगर उसकी जान चली जाती है, हत्या हो जाती है, तो पुलिस को बहुत भारी जो है प्रॉब्लम के साथ गुजरना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 21 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 21 भी इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। मतलब हमारे जान माल और हमारे प्राण का जो है स्वतंत्रता, ये संरक्षण जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। आर्टिकल 21 को, ठीक है, इसको इंग्लिश में 21A बोला जाता है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। तो इसके में क्या है? देखिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A के तहत ये किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A के तहत होता है। अनुच्छेद 22 देखते हैं, क्या है? अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसे जो सिचुएशन बनते हैं जिसके तहत गिरफ्तारी और निरोध से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, आर्टिकल नंबर 22 के तहत। उसके लिए डिटेल में जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गिरफ्तारी या कुछ मतलब ऐसा अगर कुछ सिचुएशन होता है तो बस कुछ लिमिटेड ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके तहत आपको जो है गिरफ्तारी से संरक्षण मिल सकता है, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, ठीक है। आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, ठीक है। तो आर्टिकल 23 के तहत यही है कि मानव दुष्व्यापार, यानी कि जो बोलते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, मानव तस्करी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात है, उसके रिलेटेड संरक्षण है, प्रतिषेध है, बैन किया गया इसको, इस चीज को। और बालाश्रम का प्रतिषेध यानी कि चाइल्ड लेबर को भी यहाँ बैन किया गया आर्टिकल 23 के तहत। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि किस अनुच्छेद के तहत चाइल्ड लेबर यानी बालाश्रम को जो है रोका गया, बैन किया गया, या मानव व्यापार को बैन किया गया। तो आर्टिकल 23 ही है वो। अनुच्छेद 24 देखते हैं। कारखानों आदि में बालकों को के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। कारखानों वगैरह इन सब में जो बच्चे काम करते हैं तो उनको जो है आर्टिकल 24 के तहत उनको जो है मना किया जाता है कि नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। 14 साल से अगर नीचे कोई बच्चा है वो उसमें कारखाने, फैक्ट्री आदि में ये सब में काम नहीं करेगा, यहाँ पे समझ जाए। आर्टिकल 25 देखते हैं। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन उठा है, समझाते हैं क्या है। देखिए अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, ठीक है, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब बात समझ जाइए, अगर मान लो हम हिंदू एवं स्नातक धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो कोई माई का लाल इंडिया में पैदा नहीं हो गया है जो हमको बोलेगा तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो या क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी कबूल कर लो या पारसी धर्म कबूल कर लो, कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है। हमको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम जो भी धर्म चाहें हम फॉलो कर सकते हैं, उस पर हम अडिग रह सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए हमारे इस्लाम धर्म में जो हमारे पुरुष भाई लोग होते हैं, वो लोग जो मौलवी होते हैं वो लोग बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, सफेद वो लोग टोपी पहनते हैं, ठीक है ना। और जो हमारी बहनें होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो लोग बुर्खा पहनती हैं। तो उनको इंडिया में कोई माई का लाल ये पैदा नहीं हो गया है उनको बोल देगा तुम ये चीज नहीं करो, ये चीज तुम नहीं पहन सकते हो। उनको आर्टिकल 25 के तहत ये संरक्षण प्राप्त है कि वो जो चाहे वो पहन सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आचरण कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत बारी कि मतलब वो लोग कहीं भी मान लो अगर जैसे लेट हो रहा है या उनके अभी रोजा का टाइम चल रहा है, तो अभी होता क्या है, अगर मान लो कोई बाहर है घर से बाहर और उनके अजान का टाइम हो गया, ठीक है, जब शाम में अजान का टाइम हो गया तो उन लोग बस टाइम नहीं होता तो वो लोग सड़क पे ही कहीं चादर उधर अपना डाल के और वो लोग अपना सजदा कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर कोई बोल दे कि नहीं आप सड़क पे नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात कोई तो ऐसा बोल नहीं सकता। दूसरी बात अगर कानूनी रूप से वो जाएगा बोलने तो आर्टिकल 25 के तहत ये बोल सकता है भाई हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जैसे चाहे वैसे आचरण कर सकते हैं। हाँ अब भाई बीच सड़क पे आप ट्रैफिक
रोक के वैसे करेंगे तो लोग बोलेंगे ही, वह नहीं कर सकते आप, साइड में आप फुटपाथ पे आप जो मर्जी करिए, लेकिन आपको कोई बोल नहीं सकता है। तो आर्टिकल 25 हमें यही बताता है। अनुच्छेद 29 देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यह अनुच्छेद 29 के तहत ही है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हक को और हित को कोई मार नहीं सकता है, उसके लिए जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन कौन देता है, आर्टिकल 29 ही देता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या बोल रहा है, देखिए अनुच्छेद 32 बोल रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत ये मिलता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना। अब देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत अगर आपका जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है, कोई भी आपके साथ अगर गलत चीजें हुई हैं, आपके मतलब हक को मारा गया है, तो आप सीधे सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, किसी भी हायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और संवैधानिक उपचार का अधिकारी आप हैं। आर्टिकल 39 तहत समझ जाइए, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, राज्य, ये आर्टिकल 39 जो है ये राज्य को ये ऑर्डर देता है, कुछ ऐसे नीति से तत्व हैं जिनको राज्य को बिल्कुल फॉलो करना ही करना है, कंपलसरी है। अनुच्छेद 39 क के तहत सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 39 क के तहत सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता मतलब क्या है, देखिए सामान्य न्याय मतलब क्या, मतलब अगर कोई अगर मान लो अगर हम केस कर देते हैं, है ना, मान लो हम केस करते हैं विजय माल्या या बिल गेट्स किसी के भी ऊपर, मतलब चलो बिल गेट्स तो दूर की बात है, हम इंडियन की बात करते हैं, विजय माल्या पे हम केस कर देते हैं कि भाई इसने मेरे 5,000 रुपये मारे हैं, इसकी कंपनी ने 5,000 रुपये मेरे मारे हैं, हमको चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है ऐसा हमने केस तो फाइल कर दिया, केस फाइल करने में कोई पैसे लगते नहीं है, लेकिन हमारे पास ये हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हम वकील नहीं कर सकते हैं, हम ये सब तामझाम इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो कोर्ट जो है हमें सरकारी जो है मतलब निःशुल्क जो है विधिक सहायता, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी और न्याय का आश्वासन दिया जाता है कि आपको जो है बिल्कुल निष्पक्ष न्याय आपको दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 39 क के तहत कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 देखते हैं, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान की बात हुई है इसमें, आर्टिकल 40 के तहत, इसी के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना और सारा चीज होता है। 41 देखते हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत ये बात कही गई है कि कुछ दशाओं में गवर्नमेंट जो है आपको काम देगी, अगर मतलब वैसी कुछ सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, और शिक्षा और लोक सहायता पाने में ये जो अधिकार है ये आर्टिकल 41 के तहत मिलेगा। शिक्षा मतलब जैसे जानते ही हैं फ्री एजुकेशन की बात हो रही है हमारे इंडिया में, और गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कराती है, मिड डे मील्स वगैरह इससे रिलेटेड है। और सहायता और जो लोक नियोजन जो होता है, ठीक है, लोक सहायता जो होता है मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स वगैरह होती है, तो उसमें भी ये सारा पाने में ये हेल्प कराएगा आर्टिकल 41। इसके तहत हम सारे इंडियंस एलिजिबल हैं जो इसके अंडर आते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी मतलब उस कोई पर्टिकुलर अगर कोई भी प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके तहत जो लोग आएंगे उनको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, ये आर्टिकल 41 इंश्योर करता है। 44 देखते हैं आर्टिकल, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 44 के तहत 44 के तहत यहाँ पे कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पे बात कही गई है। 45 नंबर देखते हैं, आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये 45 में कहा गया है। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये 45 में कहा गया है, कंपलसरी है। अनुच्छेद 48 क देखते हैं, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों का रक्षा, ये आर्टिकल 48 क के अंतर्गत ये कहा गया है। 50 नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 50। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। ठीक है, देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी से जो है जुडिशरी बॉडी का अलग होना। ठीक है, यहां बात समझिए, देखिए होता क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, तीन हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग हैं। विधायिका कौन है, देखिए विधायिका क्या है, विधायिका वो जो विधि बनाती है, मतलब हमारे संसद को आप बोल सकते हो जो विधि बनाती है, कानून बनाता है, तो वो विधायिका हो गई। ठीक है, और कार्यपालिका क्या है, जो उस विधि को जो बनाया गया है, जो कानून को जो बनाया गया उनको जो है वो इंप्लीमेंट करवाएं, वो है कार्यपालिका, जो कार्य करेंगे, समझ जाए बात को। ठीक है, जो कार्य करेंगे।
और न्यायपालिका क्या है? अब न्यायपालिका का रोल कब आता है? जब विधायिका का काम है उन्होंने विधि बना दिया, कार्यपालिका का काम है वो काम के लिए मतलब जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनको ये मतलब अप्रोच करेंगे, स्टेट के सभी जो रिलेटेड जो है सोर्सेज वहाँ वो लोग जाएंगे, वो लोग मतलब उनको अप्रोच करेंगे और सब कुछ अपना काम करवाएंगे। जब इन सब में प्रॉब्लम आएगा, जब ये लोग सही से अपना काम नहीं करेंगे, तब रोल आता है न्यायपालिका। तब जो है न्यायपालिका इसमें आती है और बोलती है भाई हुआ क्यों नहीं हो रहा है, हमको रीजन चाहिए। तो यही चीज है कि आर्टिकल 50 तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। ठीक है, कि दोनों जो है मतलब सीधी सीधी बात है, कार्यपालिका हमेशा न्यायपालिका के लिए उत्तरदायी रहे, इसलिए इसको साफ साफ अलग ही किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 51 में क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, आर्टिकल 51 के तहत ये कहा गया है। अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति इसके तहत आते हैं, आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 55 में आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन इलेक्टोरियल सारे भी तामझाम, ये आर्टिकल 55 के तहत आते हैं। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, अगर मान लो आर्टिकल मतलब सबसे पहले तो समझिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन किसी कारणों से वो प्रॉपर नहीं हो पाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो पुनः निर्वाचन के लिए अगर अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो सारी बातें आर्टिकल 57 में ये कहा गया है। 58 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता है, क्या उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो ये आर्टिकल 58 में ये कहा गया है। आर्टिकल 60 देखते हैं, आर्टिकल 60 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जो राष्ट्रपति जो ओथ ग्रहण करते हैं, जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी जो रूल रेगुलेशन और जो बातें हैं वो आर्टिकल 60 में कही गई हैं। 61 देखते हैं, इंपॉर्टेंट देखिए, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हम बोले 61 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया जो है वो क्या है, 61 के अंतर्गत आता है। सबसे पहले ध्यान देने वाली एक बात है यहाँ, ये है समझ लीजिए, राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे हैं उन पे जो है कोई भी तरीके का कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। महाभियोग इन पे चलाए जाने का भी एक तरीका है, एक चीज है। महाभियोग चलाए जाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पहले तो ये जो महाभियोग जो अमेंडमेंट है, जो बिल है, ये पास होना चाहिए और 14 डेज अर्लियर उन पे महाभियोग स्टार्ट होने से 14 दिन पहले उनको पूर्व सूचना देनी होती है। ये समझ जाए बातें, और भी इसमें डिटेल में बातें हैं। जब राष्ट्रपति चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी बातें इसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 66, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही है 66 में। देखिए 61 में राष्ट्रपति में महाभियोग और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत बार। अनुच्छेद 70 देखते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, उससे रिलेटेड जो बातें हैं यहाँ पे ये कही गई है आर्टिकल 70 में। 72 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान यानी पार्डन्स की शक्ति। अब देखिए, आपने ये हमेशा सुना होगा कि अगर किसी को फांसी की सजा मिल गई तो इस पूरे इंडिया में, बाहर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में और इस कानून में और इस संविधान में पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ऐसा इंसान है, वो राष्ट्रपति है। अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है तो उसको वो माफ कर सकता है, उसके उस फांसी की सजा को वो उम्र कैद में बदल सकता है, या उसके उस फांसी की सजा को वो 10 साल 15 साल के लिए वो उसको चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है उसके फांसी को, ठीक है। ये इकलौते सिर्फ राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके पास कंक्लूसिव सारी चीजें होनी चाहिए और वैसा कुछ सिचुएशन बनेगा तभी राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है, ये आर्टिकल 72 बोलता है। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। देखिए, होता क्या था पहले, जैसे कि 71 72 में आपने मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखा सुना होगा, इमरजेंसी लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत क्या किया गया कि राष्ट्रपति के पास तो ये महामहिम इनको बोला जाता है, ये सभी मतलब बोलते हैं ना, बापों के बाप, ठीक है, आकाओं के आका, दादाओं के दादा, ये हैं वो। लेकिन होता ये है, अब जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी भी जो है ना, इनके पास असीम शक्ति थी, लेकिन उनको श्राप दे दिया गया था कि जब तक आपकी शक्ति को कोई याद नहीं दिलवाएगा कि आपके पास ये शक्तियां, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसा ही चीज है हमारे राष्ट्रपति के साथ, ठीक है। इनको जब तक मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होता है वो जाके नहीं बताया कि सर ऐसा ऐसा चीज है, आप ये चीजें कीजिए, मतलब कहने का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक तरीके से कमांड उनको कैबिनेट ही करता है। तो कैबिनेट जो है यानी कि सलाह देने के लिए कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद होता है, और एक्चुअली यही काम ही करता है। राष्ट्रपति बस
चेहरा होते हैं, समझ जाए बात को। अनुच्छेद 75 एक देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये यहाँ पे 75 एक में साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 76 में कहा गया भारत का महान्यायवादी यह होगा, ठीक है। तो 76 भारत का महान्यायवादी से रिलेटेड चीज है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 79 क्या बोल रहा है, संसद के गठन का प्रावधान। यहाँ पे ये बात करनी है, तो संसद का गठन जो है, ये जो इसकी सारी जो बातें हैं वो आर्टिकल 79 में कही गई हैं। 80 देख लेते हैं, राज्यसभा की संरचना जो है आर्टिकल 80 से रिलेटेड है हमारे, कि राज्यसभा में मतलब कैसे क्या मेंबर्स क्या तामझाम सब कुछ, ये आर्टिकल 80 के तहत ये है। और 81 में उसी तरह देखिए 81 में लोकसभा की संरचना, नंबर ऑफ पीपल, सीट वगैरह जो भी है ये मतलब इससे रिलेटेड है, यानी कि लोकसभा से रिलेटेड है। आर्टिकल 81 में इससे बात होती है। अनुच्छेद 83 एक, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। यहाँ पे ये जो है कंफर्म करता है, आर्टिकल 83 एक ये कंफर्म करता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 84, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, मतलब इसमें क्या क्या इसकी सारे शर्तें हैं, ये आर्टिकल 84 के तहत यहाँ बोला जाता है कि संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या शर्तें हैं, नियम कानून है, इसमें ये बातें कही गई है। 85 देखते हैं, 85 में है संसद के सत्र सत्रावसन का विघटन। ये आर्टिकल 85 में कहा गया है कि संसद का सत्रवासन या विघटन कैसे कब क्या होगा, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, यहाँ पे ये बातें कही गई हैं 85 में। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना, पक्ष एवं विपक्ष के मत में अगर टाई होता है, बराबर अगर होता है, अगर वोटिंग होती है, मान लो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट आया है, कोई भी बिल आया, विधेयक आया, उस पर वोटिंग होती है ना, पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से वोटिंग होती है। मान लो ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों तरफ से बराबर हो गया, तो उस सिचुएशन में डिसाइडर वोट कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है, और वो अपने मन से अपने हिसाब से देगा, उसको जिधर मन करेगा पक्ष की तरफ दे विपक्ष की तरफ दे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसी एक वोट की वजह से, सिर्फ इसी एक वोट की वजह से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, समझे इस बात को, ठीक है। आर्टिकल 108 देखते हैं, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। आर्टिकल 108 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा मतलब उनमें मतभेद है या विभेद है, वो किन्हीं विधेयक के ऊपर नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो अब जब ऐसा सिचुएशन आता है कि नहीं, दोनों को बैठा के उनको समझाना पड़ेगा, उनके बीच में चर्चा करानी पड़ेगी, तो ये आर्टिकल 108 के तहत ऐसा प्रावधान दिया गया है कि दोनों सदन जो है संयुक्त बैठक कर सकते हैं। इस बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ध्यान रखें इस बात को। आर्टिकल 109 देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तो सबसे पहले जान ले, डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष, वही बताते हैं कौन विधेयक धन विधेयक है नहीं है, वही डिसाइड करते हैं। और उससे रिलेटेड जो संबंध, उसके रिलेटेड में जो विशेष प्रक्रिया है वो सारा आर्टिकल 109 के तहत दिया गया है। 110 देखते हैं, धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है, मतलब वही जो अभी मैंने बोला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये मतलब आर्टिकल 10 के तहत यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन से विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 111 में कहा गया है, सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए। अगर लोकसभा से ही पास हो गया, राज्यसभा से ही पास हो गया, तो फाइनली तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास ही ना, कि फाइनल सिग्नेचर तो वहीं करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। और जब तक वो नहीं करेंगे वो मान्य ही नहीं होगा, वो विधेयक पास ही नहीं होगा, वो कानून का रूप ही नहीं लेगा, यही बात होता है। आर्टिकल 112, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल जो सारा स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 112 में कहा गया है कि हर साल जो है कितना घाटा हुआ, कितना नाफा हुआ, इन सारी बातें जो है हमेशा संसद के सामने आप पेश कीजिए कि कंट्री का जीडीपी ग्रोथ क्या है, प्लस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ये सारी तामझाम ये आर्टिकल 112 के तहत कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ ये सेट में आपको काफ़ी मजा आया होगा। सेट को लाइक करें, अपने इंटरेस्ट दर्ज करें और वीडियो को शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी का जो आर्टिकल्स रह जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दैट, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।